जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मित्रों, आप सभी लोग इस समय सुपर टीईटी 68,500 की जो हमारी भर्ती हुई थी उसमें जो साइंस विज्ञान से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले उसके सिलेबस का अध्ययन करें और सिलेबस के अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करें कि हमें किन टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद दूसरा हमारा काम होना चाहिए कि वह जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं उस परीक्षा में पिछले विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला हम अपना टास्क पूरा कर चुके हैं, सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ विभिन्न टॉपिक्स को भी हम पढ़ चुके हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे उन टॉपिक्स को, उन सिलेबस को ना अध्ययन किया हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो सुपर टीटी 68,500 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर बात करने वाले हैं, वो भी विज्ञान के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम स्वागत करते हैं इन प्रश्नों का और इन पर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न था 68,500 में। 68,500 की सुपर टीटी की परीक्षा में था पहला प्रश्न कि यदि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ पर आपको एक बात जान लेनी है कि जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है। तो जब हम अपवर्तनांक की बात करते हैं तो यदि हमें वायु के सापेक्ष वायु को एयर और यहाँ पर W मतलब है वाटर, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है मित्रों, इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार अगर हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इस प्रकार लिखा जाएगा और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इस प्रकार लिखा जाएगा। अब हमें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो हमने उसको क्या किया, बराबर में लिख लिया है दोनों में। यहाँ से हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही समीकरणों से अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जल के सापेक्ष, हमें निकालना है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, जब आपको अपवर्तनांक का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि इसको इस प्रकार क्यों लिखा जाता है। जल के सापेक्ष, जल यानी वाटर, एन मतलब अपवर्तनांक, जी मतलब ग्लास कांच, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो इसको जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को किस प्रकार लिखा जाएगा मित्रों, ये लिखा हुआ है। पहले ऊपर लिखा जाएगा कांच का अपवर्तनांक और नीचे लिखा जाएगा जल का अपवर्तनांक। और अब हमने जो दो समीकरण बनाए हुए थे उनको समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दिया हमने। देखिए मित्रों, भाग देने पर हमारे ये जो अपवर्तनांक ये कैंसिल आउट हुए तो ऊपर बचा Ng और नीचे बचा NW, और Ng/NW को हम लिख सकते हैं WNG। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है WNG बराबर कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। तो WNG ही तो है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये आंसर आ जाएगा 9/8, क्योंकि यहाँ पर 3/2 था, 3/4 है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 9/8 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले प्रश्न का आशा करते हैं दोस्त आपको आंसर समझ में आया होगा। अच्छा प्रश्न था और इस प्रश्न का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं मित्रों। पावर क्या है, शक्ति क्या है, शक्ति क्या है, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, यानी P बराबर W/T हो गया। अब यहाँ पर टाइम आपको 20 सेकंड दिया हुआ है वो लिख लिया। 200 जूल विद्युत ऊर्जा दी हुई है आपको 2000 जूल। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा होती है वही तो कार्य के रूप में संचित होती है, कार्य के रूप में ऊर्जा ही संचित होती है। तो W बराबर होगा E के, यानी जो 2000 दिया है वो
एनर्जी दी है, लेकिन एनर्जी ही कार्य के रूप में स्टोर होती है, इसीलिए W बराबर कार्य बराबर भी 2000 होगा। तो 2000 W की जगह पे हो और T की जगह पे आप मान रखेंगे 20। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 0 से 0 कटेगा, तो 100 आंसर आ जाएगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने ग्रुप में अपने जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित आपके ग्रुप हैं, जो भी शिक्षक भर्ती के संबंधित आपके मित्र हैं, उनको ये शेयर करें, उनके लिए लाभदायक होगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि इसका जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड कैसे होगा, देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पर जूल हो जाएगा, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो बटे सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड का एक दूसरा नाम है वाट। इसका एक मात्रक वाट भी आप कह सकते हैं, यानी वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड। इतना आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की 5 प्रकार की परतों को माना गया है, और उन 5 परतों में जो समताप मंडल है आपका, उस समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण उसमें लगातार उसका क्षरण होता रहा है, उसमें छिद्र हो रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जा रही हैं। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें अर्थात परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे, क्योंकि परावैंगनी किरणें यदि पृथ्वी पर आई तो मनुष्य के ऊपर पड़ेंगी, वो मनुष्य में विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करेंगी। तो परावैंगनी किरणों को क्या करता है, ओजोन परत अवशोषित करती है। इस प्रश्न का आंसर होगा हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक स्नेहता किस तत्व की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसके लिए आपको हैलोजन परिवार जानना होगा। हैलोजन परिवार आवर्त सारणी, केमिस्ट्री का प्रश्न है, और आवर्त सारणी का आपने नाम सुना हुआ। इस आवर्त सारणी में एक हैलोजन परिवार होता है जिसमें हैलोजन तत्व आते हैं। वास्तव में ये हैलोजन तत्व हैं क्या, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो तत्व हैं ये क्या कहलाते हैं, हैलोजन तत्व कहलाते हैं, हैलोजन परिवार के तत्व हैं। पूछ रहा है कि इसमें आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन तो दिए नहीं थे। 68,500 की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें विकल्प नहीं थे, तो लिखित परीक्षा थी तो उसमें ऑप्शन नहीं थे, लेकिन हमको बताना है कि इसमें एक फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यानी इतने तत्व होते हैं। तो इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक स्नेहता क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्नेहता का मतलब होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आता है, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्नेहता कितनी होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्नेहता होती है क्लोरीन की। इसको आप अपवाद भी कहते हैं, अपवाद भी कह सकते हैं। इसको जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ आप याद रखिए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक स्नेहता सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न अभिक्रिया के किस प्रकार का नाम लिखो। यानी ये जो अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, ये जो आपके सामने क्या लिखी हुई है, अभिक्रिया लिखी हुई है, इसका नाम लिखोगे ये कौन सी अभिक्रिया है। विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तमाम प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। तो हम बताते हैं कि देखिएगा, यहाँ पर जो Br है और यहाँ पर जो OH है, ये OH हट के Br की जगह पे आ गया, आया कि नहीं आया। और यहाँ पर जो Na है वो Na और Br आपस में मिलकर अलग हो गए, तो यहाँ पर एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है मित्रों। कैसी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसको आप जाने रहिए कि कैसी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों में ऑक्सीजन जनित रुधिर मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है। ऑक्सीजन जनित रुधिर, इसको याद रखना, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन जनित, यानी उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जनित रुधिर मानव हृदय के बाएं अलिंद में ले जाती है। हृदय अगर आपने पढ़ा हो, हृदय की संरचना आपने पढ़ा हो, तो उसमें आपने एक टर्म पढ़ा होगा, फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा।
आप जानते हैं कि जो हमारे अंदर सिरा और धमनी होती हैं, इनसे ब्लड सर्कुलेट होता है, रक्त परिसंचरण होता है, और सिरा जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि उसमें कचरा भरा हुआ है। अशुद्ध रक्त का मतलब है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है, इसलिए उसको अशुद्ध रक्त बोल रहे हैं। और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिली हुई होगी। तो सिराओं में क्या बहता है मित्रों? अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जनित रुधिर मानव हृदय के बाएं अनंत तक ले जाने का कार्य फुसफुस सिरा करती है। एक स्पेशल सिरा होती है, एक विशेष सिरा होती है, फुसफुस सिरा, जिसे पल्मोनरी सिरा कहा जाता है। ये ऑक्सीजन जनित रुधिर को मानव हृदय में ले जाने का कार्य करती है। इसको आप याद रखिएगा। मानव हृदय के बाएं अलिंद में, आपको पता है कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो बाएं अलिंद में ले जाने का कार्य फुसफुस सिरा करती है, पल्मोनरी सिरा करती है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको साइंस की प्लेलिस्ट में सभी प्रकार की वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, व कोई भी विषय की तैयारी हो, आपको कंप्लीट कराई जाएगी निःशुल्क। वो भी तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग होता है? देखिए, अगर विटामिन के आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो रहा है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितनी भी खट्टी चीजें जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, इमली हुई, इन प्रकार की चीजों में विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इस विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इन चीजों को आप बनाए रखें। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। नग्न बीज वाले पौधे को क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी। अभी नग्न बीज है, अंकुरण निकला हुआ मात्र है, अनावृत बीजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? अनावृत बीजी पौधे कहलाएंगे। नग्न बीज वाले पौधे को अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है। 68,500 की जो सुपर टीटी की जो परीक्षा हुई थी, उनमें प्रश्नों में जो 10 प्रश्न साइंस से आए हुए थे, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं और वो कंप्लीट होने वाली है। एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर कोई जीव संरचना, कार्य और व्यवहार वातावरण के अनुरूप कर लेता है तो वो अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। जैसे कोई भी जीव अगर किसी वातावरण में सर्वाइव करना चाहता है, रहना चाहता है, तो बहुत जरूरी है कि वह अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढाल ले, और इसके लिए उसको अपनी संरचना, अपने कार्य, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। और यदि ऐसा वह कर ले जाता है तो वह उस वातावरण में जीवित बना रहेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वह उस वातावरण में खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। डायनासोर व अन्य प्रजातियों के नष्ट होने का यही कारण है कि वह वातावरण से, जो परिवर्तित हुआ वातावरण, उससे एडेप्टेशन नहीं कर पाए, अनुकूलन नहीं कर पाए, और उनके जो है जीव पूरी तरह से वो विलुप्त हो गए। तो इसका आंसर होगा अनुकूलन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम और लास्ट प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न है। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक समान चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट रहा है। पूरी यात्रा के में दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और उस स्थान से वापस उसी स्थान पर आ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों में जब दूरी समान हो तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। हालांकि बिना फॉर्मूला के भी कंसेप्ट से आ सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को तो याद कर ही सकते हैं। अगर दूरी समान हो और चालें आपको गिवन हो कि जाते समय चाल क्या है और आते समय चाल क्या है। जाते समय चाल क्या है? देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आते समय चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर x का मान 4 रख देना है और y का मान कितना रख देना है? y का मान 2 रख देना है इस फॉर्मूले में, और आपकी औसत चाल निकल के आ जाएगी कितनी? 8/3 यानी 2.67 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विज्ञान के 68,500 की जो शिक्षक भर्ती थी, यानी कि जो शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर में 68,500 में लिखित परीक्षा में प्रश्न आए हुए थे, 10 प्रश्न विज्ञान से वो कंप्लीट हमने कर लिए हैं। तो आपका यहाँ पर ये सेशन खत्म होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका एक लाइक शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। मित्रों, हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों से संबंधित तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।